अब हम लोग आते हैं जो हमारा मेन गोल है कि सर ये इतना सुंदर आपने बताया कि सर ये इतना बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी सुविधाएं हैं, इतना पैसा है, इतना सब कुछ मिलेगा, है ना? लेकिन इसको हम करें कैसे? इस इंटरव्यू को क्रैक कैसे करें? कुछ तो टिप्स होगा, कुछ तो बताइए, ना? तो मेरे पास जो भी नॉलेज है मैंने उसे इस पेपर पे उतार दिया है, आप लोग इसको देखिए, ठीक है? हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें डेविएशंस भी हो, ना? कुछ लोगों का कहना होगा, बट मैं एक ब्रीफ आइडिया बता रहा हूँ जो मेरे पास जो बेस्ट नॉलेज है उस हिसाब से। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन, खास करके जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में है, और यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, चूंकि एक दिन में आप इमेजिन कर सकते हो कि 100 से 150 स्टूडेंट नियर अबाउट में है, इस रेंज में। और ऐसे भी इस तरह के इंटरव्यू में ना, इंटरव्यू ही सबसे मेन चीज होता है। तो एक एवरेज टाइम मैं आपको बता देता हूँ वो इसी तरह के इंटरव्यू का, दैट इज 20 to 30 मिनट्स। जब आप इन करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये 20-30 मिनट्स कैसे बीत गए, ना? अगर आपका अच्छा इंटरव्यू चल रहा है तो आप इसको एंजॉय करेंगे। अगर आपका वर्स्ट इंटरव्यू जा रहा है, डिपेंड्स अपॉन दैट डे कि आपका उस दिन वो दिन कैसा है। कई बार होता है कि हम जो चाहते हैं वैसा ही सब कुछ होते चला जाता है ना, तो वो एक तरह से अच्छा दिन हुआ। कई बार आप जो तैयारी करके गए उसके वजह कुछ और वो पूछना शुरू कर देते हैं, तो वो भी हमारा होता है। जो बेस्ट इंटरव्यू जो टाइम है स्टैंडर्ड वो है 20 से 30 मिनट, ठीक है? ये वैरी भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस। अगर आप अच्छे पैनल में हो, आप अच्छा आंसर कर रहे हो, तो इट मे एक्सटेंड अप टू 45 मिनट्स, ठीक है? और अगर आप अच्छा आंसर नहीं कर रहे हो तो इट मे कॉन्ट्रैक्टेड टू 15 मिनट्स। जनरली जो लास्ट स्टूडेंट होते हैं उनके साथ थोड़ा धोखा हो जाता है। हमारे एनपीसीएल के पिछले इंटरव्यू में हमारे दो स्टूडेंट जो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, मुझे उम्मीद थी कि उनका सिलेक्शन होगा, लेकिन बस यही हो गया कि उनका सबसे लास्ट इंटरव्यू था डे का। तो लास्ट इंटरव्यू होने पे थोड़े पैनल भी वाले लोग भी जल्दी जल्दी में रहते हैं, तो वो फिर जितना तैयारी करके गया था उस लेवल से उसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और बहुत जल्दी 10 से 15 मिनट में उसका इंटरव्यू खत्म। और उसने अपना बेस्ट ही दिया था, बोला सर मैंने 80 to 90% क्वेश्चन लगभग बता ही दिया था, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं। खैर कोई बात नहीं है, ये किस्मत की बात है। 1% लक मैं मानता हूं कि आपके कंप्लीट रिजल्ट्स में मैटर करता है, और ये वही 1% लक है। कहीं आप तो लास्ट पर्सन नहीं है, बट आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है ना, आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है। कई बार लास्ट लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है। तो यूजुअली जो फर्स्ट स्लॉट में आते हैं मॉर्निंग में, कि इंटरव्यूअर भी फ्रेश रहते हैं, आप भी फ्रेश रहोगे, तो उस समय सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। लास्ट तक जाते जाते उन लोगों की भी एनर्जी लो हो जाती है, वो लोग रैप करना चाहते हैं जल्दी से, और अगर अच्छा कैंडिडेट मिला तभी उनको सिलेक्शन करने पे जो मजबूर कर रहे हैं उसी को वो लोग लेते हैं। तो ये थोड़ा सा एक एडवांटेज कह लीजिए या डिसएडवांटेज कह लीजिए जिन लोगों के साथ होता है। कुछ लोग इसको एडवांटेज के तौर पे देखते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं कि सर किस्मत अच्छी नहीं थी, बट ये कॉमनली देखा गया है, ठीक है? तो ये चीज है। आपको इंटरव्यू वेटेज आपका पूरी तरह से 100% है, ये आप भी जान रहे हैं, इसमें से आपको क्लियर रहना चाहिए। अच्छा, चूंकि इतने सारे स्टूडेंट हैं तो एक पैनल तो होगा नहीं, तो बहुत सारे इंटरव्यू पैनल होते हैं, ठीक है? एक राउंड टेबल लगा रहेगा, उसमें बहुत सारे लोग बैठे रहेंगे। तो जो एक एवरेज मैं आपको आइडिया बताता हूँ कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में 3 से 5 जो है आपको लगभग साइंटिस्ट लोग रहेंगे, इंक्लूडिंग मैडम भी हो सकती हैं, सर भी हो सकते हैं, ठीक है? तो अच्छा, और एक एचआर पर्सन जनरली देखा गया है कि होते हैं। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में ये वेरी करता है। जैसे एनपीसीएल में थे, हो सकता है आप में नहीं भी हो, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि एचआर पर्सन है या नहीं। तो एचआर पर्सन होंगे तो आपसे कुछ नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे, लाइक आपके अपने बारे में बताइए, आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपको क्या पसंद है नहीं पसंद है, आप इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिएगा जहाँ पे आपको तमिलनाडु भेज दिया जाएगा और आप नॉर्थ इंडिया से हैं, आप साउथ इंडिया में रह पाइएगा। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे मे आस्क। तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस हो रहे हैं। वो आपको आपकी साइकोलॉजी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये चेक करना चाहते हैं कि आप उस लायक हो कि नहीं, कि आपको इस तरह के इम्पोर्टेंट जॉब में लाया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियल होता है। डीओए जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल जॉब है। तो आपका ये आईक्यू लेवल वो लोग इसलिए चेक करते हैं कि क्या इस व्यक्ति में ऐसी योग्यता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन को ये
अपने अंदर रख सके। ऐसा तो नहीं कि ये मार्केट में बहुत सारी चीजों को बाव आउट कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी कंसर्न से भी हमारा जुड़ा रहता है, right? तो इसीलिए ये सारी चीजें होती है। तो एक उम्मीद रखिए कि 3 to 5 मीन्स 3 से 5 साइंटिस्ट आपको होंगे और एक HR पर्सन होंगे, ठीक है, मैडम भी हो सकती है उसमें, राइट। तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। साइंटिस्ट जो भी होंगे वो आपको देखने में बहुत सिंपल लगेंगे। दे आर वेरी जनरली, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, दे आर वेरी सिंपल एंड सोबर, और बहुत पोलाइटली आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एंड दे विल आस्क वेरी बेसिक क्वेश्चन, और वहीं से आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लिए जो है वो जो है जनरली वो आपको मोटिवेट करेंगे ना। अधिकतर उसमें हो सकता है, ज्यादातर देखा गया है कि साउथ इंडियन पीपल थोड़े ज्यादा रहते हैं, ठीक है। बट घबराना नहीं है, इंटरव्यू का मोड जो है आप आसानी से हिंदी में दीजिए, ठीक है। अपने आप को कंप्लीट इंग्लिश में एक्सप्रेस करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि बिहार और यूपी के जो बच्चे होते हैं पूरे इंग्लिश में उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं करना। बस एक ही चीज आप ध्यान रखें कि आप जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो इंग्लिश टर्म को बोले ना। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसको हिंदी में आप क्या कहोगे ना। आई थिंक समतापी बोलते हैं, जो भी हो, मुझे उतना ध्यान नहीं है। तो थोड़ा सा आप, और आपने तैयारी की है तो कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश टर्म्स जो है वो आपको जरूर पता होगा, तो आप बस उसको बताइए, बाकी चीजों को आप हिंदी में एक्सप्रेस करिए ना। दैट इज मिक्स लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें आप अच्छे से दे सकते हैं। तो ये रह गई इंटरव्यू पैनल की बात। मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसमें आप बता सकते हो। एक चीज बहुत आप क्लियर रखिए कि इंटरव्यू में अपना बेस्ट आपको देना है, और आपको जो पैनल में लोग हैं उसको आपको समझाना है, ठीक है। आप कितना अच्छा से उनको समझा पाते हैं, बता पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट मैटर करता है। किस लैंग्वेज में बता रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि उन्हें वैसा लड़का चाहिए, वैसा कैंडिडेट चाहिए जिसका कंसेप्ट अच्छा हो, जिसे नॉलेज हो। कम्युनिकेशन अगर हिंदी आती है तो खराब बात नहीं है ना। कोटा में तो अधिकतर लोग जो हिंदी भाषी हैं, या कहीं भी आप जाओ, हिंदी लगभग सब लोग। लैंग्वेज के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है कि इंटरव्यू का फॉर्मेट कैसा होता है। तो आप जानोगे, आपको मालूम भी चला होगा, या नहीं जानते तो आप जान लीजिए कि बिल्कुल व्हाइट बोर्ड क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। दैट मीन्स कि आप जैसा सोचते हो कि हम लोग चेयर पे बैठ के आंसर करेंगे, रेयरली ऐसा देखा जाएगा। वहां पे एक व्हाइट बोर्ड लगा होगा, मार्कर होगा, आपको कहा जाएगा कि जाइए आप वहां पे, और जो भी चीज पूछा जाएगा कहा जाएगा कि उसको बोर्ड पे एक्सप्रेस करिए। तो ध्यान रखना है कि खास करके जो डायग्राम्स है, जैसे कार्नोट साइकिल है, उसको पीवी डायग्राम पे, टीएस डायग्राम पे ड्रॉ करिए। किसी ऑटो साइकिल की इफिशियंसी कैलकुलेट करिए डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ना। किसका स्लोप ज्यादा होता है, कम होता है। तो इन तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे काफी पूछे जाएंगे, राइट। और जो भी एनालिसिस करना होगा वो आपको कहेंगे बोर्ड पे ही करिए। तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप अभी से, अभी भी 15 दिन है, आप कर सकते हो। अपना जो इंटरव्यू की तैयारी है उसमें कुछ समय अपने दिन का आप बोर्ड पे भी दें, ठीक है। आप बोर्ड पे जाके, नहीं है तो एक छोटा सा बोर्ड खरीद लीजिए, मुश्किल से 200-400 रुपए में मिलता है ना, ज्यादा बड़ा नहीं, जिसको आप लिख सकते हैं वो, या कॉपी पे भी अगर आप करते हैं, नहीं हो तो अपने घर में खड़ा होके, दीवार वगैरह है वहां पे खड़ा होके जस्ट आप वो छोटा सा बोर्ड लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप सोचिए अगर ये जॉब आपको मिलेगी तो क्या लाइफ होगी, उसके सामने 200-400-500 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तो खरीद लीजिए, अगर आपके पास आप रखते हैं तो वेल एंड गुड। तो उसको आप करके उस पर प्रैक्टिस करिए, ड्रॉ करिए। कई बार क्या है, कॉपी पे हम बहुत सुंदर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे जाने के बाद मार्कर टेढ़ा हो जाता है। हम लिखना चाहते हैं छोटा, बड़ा, छोटा हो जाता है। तो वो थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि उस पर स्ट्रेट खींचना होगा, नहीं तो फिर बहुत भद्दा दिखेगा। आप समझिए, आप बहुत अच्छा कॉपी पे डायग्राम बनाते हैं, लेकिन जैसे आपने कभी व्हाइट बोर्ड और मार्कर पे नहीं लिखा, तो मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जब आप बोर्ड पे ड्रॉ करोगे पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, तो सीधी लाइन आप कभी खींच ही नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि सीधी है, लेकिन दूर से वो तिरछी दिखाई देगी। ये मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ बोर्ड पे, तो मैंने ये शुरुआती दौर में फील किया था। मुझे नजदीक से लगता कि बिल्कुल सीधी है, लेकिन जब मैं पीछे ऑडियंस से पूछता हूँ तो कहता है सर थोड़ी तिरछी हो गई, सर टेढ़ा। कई लोग तो टेढ़ा ही ड्रॉ कर लेते हैं कॉपी में, ठीक है। तो ये दिक्कतें आती है, इसीलिए व्हाइट बोर्ड सेशन आप जरूर घर पे प्रैक्टिस करिए। बिना इसके आप वहां इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे। और अगर आपने इफेक्टिव आंसर दिया, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंटरव्यू में एक क्वेश्चन
काफी है आपके सिलेक्शन के लिए, और एक क्वेश्चन काफी है आपके रिजेक्शन के लिए। एक क्वेश्चन अगर लेट सपोज आपने आपसे पूछा गया कि ड्रॉ द ऑटो साइकिल एंड डिराइव द एफिशिएंसी, और आपने बेहतरीन तरीके से ड्रॉ कर दिया, सारे कोऑर्डिनेट्स बता दिए, और उसके बाद फिर आपने पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, आपने एक एक डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया कि सर ये लाइन कैसी होती है, ऐसा क्यों हुआ, ये प्रोसेस क्लॉकवाइज है, ये नेट एरिया ये बता रहा है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। और फिर आपने उसमें हर एक पैरामीटर को जस्टिफाई कर दिया कि सर प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्यों घट रहा है, टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है। ये सारे बात को अगर आपने जस्टिफाई कर दिया तो वो काफी इंप्रेस हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन काफी है आपका इमेज सेट करने के लिए, नहीं लड़के में क्वालिटी। और अगर आप अच्छा नहीं करते हो तो एक एक गलत आंसर दे देने पे, या एक इंप्रेशन अच्छा नहीं आया, तो ये काफी है कि अरे ढंग से तो इसको कार्नोट साइकिल भी ड्रॉ करने नहीं आता, मैं क्या इसका सिलेक्शन कर। तो ये बहुत बहुत ही क्रिटिकल चीज है, बहुत बच्चे इस बात को नहीं फॉलो करते हैं, बट मेरा मानना है कि आप लोग इसको फॉलो करें। ठीक है, तो ये व्हाइट बोर्ड प्रैक्टिस जरूर करें। नहीं हो तो आप इमेजिनरी मान लीजिए कि ऑडियंस बैठी हुई है, उसको समझाए। नहीं हो तो दो चार रूममेट्स होंगे, दोस्त होंगे, उसको बैठा दीजिए और उसको समझाएंगे। लेट्स सपोज बर्नौलीज इक्वेशन है, उसके एजम्पशंस होते हैं, लिखेंगे, एक्सप्लेन करिए कि बर्नौलीज इक्वेशन के क्या क्या एजम्पशंस है। तो जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है, एजम्पशन से ही पूछेंगे, वो थोड़ी कहेंगे बर्नौलीज डिराइव करिए। अगर वो डेरिवेशन बोल रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो एसएफई इक्वेशन से डिराइव करने के लिए बोल रहे हैं, ना कि वो फ्लूइड मैकेनिक्स के टेक्निक से, क्योंकि वो काफी 2 पेज का डेरिवेशन है जो आप सेमेस्टर में बनाया करते हैं। एसएफई से बनाए स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से मात्र 4 लाइन में आप डिराइव कर दीजिएगा। बस क्या है, एजम्पशंस को पुट करना है। तो अगर आप स्मार्ट हो, ट्रिकी हो, तो आप संभाल लो। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो व्हाइट बोर्ड पे क्या क्या आपको पूछ सकते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिए, आप जो भी अपना फेवरेट सब्जेक्ट का लिस्ट दीजिएगा, क्योंकि जाते के साथ आपको कहेंगे गिव द लिस्ट ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, लेट सपोज 2 बोले, 4 बोले, 5 बोले। अगर नहीं बोले तो आप 5 प्रिपेयर करके जाइए। ठीक है, कि 5 सब्जेक्ट हमको देना है। ठीक है, अब उसमें से लेट सपोज आपने कहा कि सर मटेरियल साइंस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, तो मटेरियल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट ट्रीटमेंट, स्टील मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, उसके बाद एलॉय का इफेक्ट, आयरन कार्बन डायग्राम, तो ये हीट ट्रीटमेंट, यहाँ से तो क्वेश्चन वो पूछने ही पूछने हैं आपको। ठीक है, लेट सपोज उन्होंने कहा कि ओके बताइए स्टील क्या होता है, कैन यू ड्रॉ द कूलिंग कर्व ऑफ स्टील। आप बता सकते हो कि आयरन कार्बन डायग्राम में यूटेक्टोइड पॉइंट कैसा है, कहाँ पे होगा। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर रहोगे। अब उसमें कई बार क्या है कि आप बोलोगे कि सर माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मटेरियल साइंस। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे, ओके टेल मी व्हाट इज द मटेरियल ऑफ ए हीट एक्सचेंजर। आपके पास हीट एक्सचेंजर है, कहेगा हैव यू हर्ड द नेम ऑफ हीट एक्सचेंजर, आप कहोगे यस सर, कहेंगे बताइए व्हाट इज द मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ हीट एक्सचेंजर, उसमें कौन सा मटेरियल यूज करेंगे। लेट्स सपोज आपने बोल दिया कि सर हम लोग उसमें जो ट्यूब्स होते हैं, आपने लेट्स सपोज बता दिया सर एडमिरल ब्रास यूज करेंगे। ठीक है, पूछ देगा क्यों यूज करेंगे, तो ये आंसर भी आपको पता होना चाहिए। हम स्टील क्यों नहीं यूज कर लेंगे, ठीक है, हम एल्यूमिनियम एलॉयज क्यों नहीं यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस, आपने बोला मटेरियल साइंस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन उसको लिंक कर देंगे प्रैक्टिकल लाइफ से। ठीक है, कहेंगे ओके आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, कहेगा ठीक है बताइए। और मटेरियल साइंस आपने कहा तो वो आपसे पूछ सकते हैं बताइए आप जो कार चलते हो। ठीक है, लेट सपोज आपको कौन सा कार पसंद है, तो आपने कहा दिया सर बीएमडब्ल्यू। ठीक है, ऑडी, लड़का तो जोश जोश में कुछ भी बोल देता है। ठीक है, किसी ने कहा सर मारुति 800, मारुति 800 वैसे किसी का फेवरेट नहीं होता। आपने बता दिया सर बीएमडब्ल्यू, कहेगा ठीक है बताइए उसका बॉडी किस किस मटेरियल का बना होता है। तो ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस को वो क्लब कर देंगे आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के साथ। यही स्मार्टनेस है, यही वो करेंगे। तो ध्यान रखिएगा जब भी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस वो पूछेंगे, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके फेवरेट लिस्ट में सब्जेक्ट से होगा, या आप जो पढ़े हैं उसी से होगा। मैं अपना बार के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझसे पूछा गया था कि आपने हिट इंजन देखी है, ठीक है, आपको जॉब करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मान लीजिए आपने जॉब आपको मिल गया, तो आप क्या करोगे। मैंने कहा सर उसके बाद मैं कार खरीदूंगा बेहतरीन। ठीक है, उस वक्त जो एक्सटेम्पो में आ गई ना, तो मैंने बताया कार खरीदूंगा। बोला ठीक है कौन सी कार खरीदिएगा। मैंने कहा सर कोई भी अच्छी वाली जो बढ़िया चले। कहा कि चलो ठीक है पेट्रोल वाली या डीजल वाली। तो ये बड़ा विवादित था, मैंने रैंडमली पेट्रोल बोल दिया। उन्होंने पूछा क्यों पेट्रोल ही खरीदोगे, डीजल क्यों नहीं खरीदोगे। ठीक है, अच्छा जो आप खरीदिएगा बताइए, है ना, कॉस्ट किसका ज्यादा होगा, पेट्रोल का कि डीजल का।
कौन सा फ्यूल यूज करिएगा, क्यों बेहतर होता है। मान लीजिए आप कहीं टूर पे चले गए 2 महीने के लिए, आपको कहीं बाहर ट्रेनिंग में भेज दिया गया, घर उसके बाद आइए, क्या गाड़ी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे उन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछने कर दिए। ये कुछ नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन है। तो आप आईसी इंजन पढ़े हुए, डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन से आपकी भेंट हुई हो, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको इंटरव्यू स्टाइल बता रहा था। जैसे अभी रिसेंटली एनपीसीएल का एक इंटरव्यू को मैं एक्सपीरियंस एक स्टूडेंट का बताता हूँ, ताकि आप स्टाइल को समझ पाए कैसा क्वेश्चन आता है। उनसे पूछा गया कि ये आप पास 2018 में हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है आप अभी तक क्या कर रहे थे। तो लड़का ऑलरेडी सेल में वर्किंग है, नाम मैं नहीं लूंगा, आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग के सीनियर हैं बहुत सारे। तो सेल में ऑलरेडी वर्किंग था, बट मैंने उसे कहा था कि डोंट टेल योर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, आप बताओ सर मैं घर में तैयारी कर रहा था। वो लड़का घर में तैयारी कर रहा था, बोला कि सर मैं गरीब परिवार से हूँ, घर में तैयारी कर रहा था और बीच में कोरोना हो गया तो थोड़ा टाइम लग गया। बोला अच्छा ठीक है, और खेती भी कर रहा था। जैसे उसने बोला खेती कर रहे थे बताओ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है बताओ तुम खेत में पानी कैसे पटाते हो। तो बोला सर पंप से पटाते हैं। तो कौन सा पंप आप यूज करिए वहां पे, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, सेंट्रीफ्यूगल पंप ना, उसका डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उन्होंने उन्होंने बताया से, अब उसके सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए। तो आप जो आंसर करिएगा उस वो अगर प्रैक्टिकल चीजों से रिलेटेड है तो आपको उसी से क्वेश्चन पूछना शुरू करें। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना हो। और ये पर्पस क्यों होता है ये भी समझ लीजिए। जब इसको आप समझ लीजिएगा तो आप ऑब्जर्व करने लगेंगे। उनका बस यही पर्पस होता है कि आपने जो 3 साल डिप्लोमा में पढ़ा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्या आप उसे व्यवहारिक जीवन से रिलेट कर पाते हैं। अगर आप कर पाते हैं दैट मीन्स यू आर इंजीनियर, अदरवाइज फिर आप इंजीनियर नहीं हो, आप एक तोता हो जो आपने 3 साल का कोर्स रख लिया है। उन्हें तोता नहीं चाहिए, उन्हें इंजीनियर चाहिए, ठीक है। तो पहचानिए अपने आप को, क्या आपने जो अभी तक पढ़ाई की है वो तोता जैसे पढ़ाई की है, या फिर आप चीजों को प्रैक्टिकली रिलेट कर पाते हैं। मुझे नहीं पता आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं इतना दावे के साथ जरूर कह सकता हूँ कि शायद ये इंटरव्यू आपकी जिंदगी चेंज कर दे। मेरे लाइफ में भी ऐसा ही हुआ था, बार्क इंटरव्यू ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। मुझे लगता था मुझे मैकेनिकल बहुत आता है, लेकिन उस 40-50 मिनट के दौरान उन्होंने बहुत प्यार से मुझे एहसास करा दिया कि बेटा आपको कुछ नहीं आता है, आप अभी और पढ़िए, आपको पढ़ने की जरूरत है। बहुत पोलाइट होते हैं, आपको देख के लगेगा कि कैसे इतना बड़ा आदमी साइंटिस्ट है और कितना इतना पोलाइट है ना। सिंपली दे आर टेलिंग योर वीकनेस, और उनका पर्पस भी यही था, क्वेश्चन पूछने का स्टाइल ही यही था कि आप ये रियलाइज करो कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए था, आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। उसके बाद मुझे इंटरव्यू के बाद ही पता चल गया कि मेरा नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन उस दिन से मेरा अप्रोच चेंज हो गया पढ़ने का, चीजों को समझने का, जहां तक मैं इंजीनियरिंग को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ पाया। और आज मैं जो कुछ भी हूँ कहीं ना कहीं उसी इंटरव्यू की देन है। तो मुझे नहीं पता कि आपका इसमें सिलेक्शन होगा नहीं, लेकिन मे बी दिस इंटरव्यू विल चेंज योर लाइफ। आपका नजरिया ही बदल दे। आज मैं चीजों को इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ, चीजों को समझ में आती है। जो भी मेरे पास नॉलेज है थोड़ा बहुत है, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ मैकेनिकल के बारे में, लेकिन जितना भी जानता हूँ कोशिश करता हूँ उसको बढ़ाने का, नॉलेज अपडेट करने का। तो उनका यही पर्पस होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उनका जो स्टाइल है वो अगर आपने पिक कर लिया तो फिर आप उनको रीड कर पाइएगा, उनको समझ पाइएगा कि इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन क्यों मेरे से पूछा गया, ठीक है। तो ये चीज बहुत मायने रखती है, सबसे जो की फैक्टर है वो यही है। तो आपको इस पे वर्क करना है, ठीक है। और मैं प्रयास करूंगा कि आपको अपने तरफ से जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं बता सकूं, ठीक है। ये मैंने कुछ इंटरव्यू के तरीकों के बारे में, ठीक है। अब आते हैं कि वहां पे क्या क्या है। तो पहला, यूजुअली आप अगर कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का जा रहे हैं उसके बारे में आपके पास कुछ ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एनएफसी के बारे में बताया, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या है, ठीक है, इसका क्या रोल है, ठीक है, क्या इसका मेन मेजर कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हो इन सोसाइटी और इन कंट्री लेवल, जो भी है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि क्या इस ऑर्गेनाइजेशन के जो सीएमडी है कौन है, या हेड जो है, कहने का मतलब हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन है, ठीक है, उनका नाम क्या है। देखिए ये पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। मैं कहूंगा इतना आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक, आपको पूछेगा एनएफसी के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है, कुछ बताइए।
तो आप कम से कम 5 लाइन तो आपके पास बोलने के लिए होना चाहिए ना। सर एनएफसी जो है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स जो है अपना क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में आता है सर, इसका रोल है यूरेनियम माइन से जो हमें पाउडर मिलता है उसे फ्यूल के रूप में कंप्लीट कन्वर्ट करके जो हमारे पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर उनको सप्लाई, ये बीच की कड़ी है ना। इनका रोल है, इनका हेडक्वार्टर सर हैदराबाद है, और भी सर इसके प्लांट्स हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली पीएमओ के हेड के अंदर आता है, काफी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो 4-5 लाइन आप कम से कम बताने के लिए सक्षम होना चाहिए। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट 5 बुलेट पॉइंट्स आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और नेम ऑफ जो भी हेड है, आप कुछ नहीं है, गूगल में जाइए, वेबसाइट पे क्लिक करिए, सर्च करिए, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स दीजिए, फर्स्ट जो वेबसाइट खुलेगा उसी में सीएमडी का फोटो होता है, जो भी हेड है ना, रिसेंटली क्या इवेंट्स हुआ है, जस्ट उसको एक बार वेबसाइट को 5 मिनट देखिए, इंट्रोडक्शन में उसके बारे में लिखा हुआ रहता है कि ये क्या है, क्या काम है, ठीक है, काफी है इतना, ठीक है। ज्यादा इसमें नहीं, किसी दिन 5 मिनट दे दीजिएगा और उसको कॉपी में लिख लेना है, और उसको बस बीच में 2-4 बार पढ़ना है, 2-4 दोस्तों को बताइए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन। दूसरा जो नेक्स्ट लेवल है आपके लिए, ये आपको आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, दैट मे आस्क मे नॉट बी, बट अगर पूछ दिया तो फिर ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट इंप्रेशन ही डुबा लीजिए, तो इतना आपको एज ए सिंसियर पर्सन आपको होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ये जो है उसमें सिंसियरिटी बहुत मैटर करेगा कि आप कितने सिंसियर हैं आप ना। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने सिंसियर तो आप जरूर आपको होने चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो ना। इतना आउट ऑफ माइंड होके जाइएगा तो वो लोग पहले ही छांट, ठीक है। तो ये बहुत ही स्मॉल चीज है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपका दिन बना सकता है या बिगाड़ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस। मैंने आपको बताया रिसेंटली मार्क में कभी नॉन टेक्निकल नहीं पूछा गया, एनपीसीएल में लोग रहते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन योर पैनल, अगर एचआर है तो वो जनरली कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, और वो बहुत सिंपल होता है, जस्ट आपको कंफर्टेबल बनाने के लिए पूछा जाता है। जैसे आप इंटरव्यू में जाते हो तो वो लोग ऐसा फील करते हैं, और ये कॉमन सी बात है कि थोड़ा सा पहला 2 मिनट आप थोड़ा सा नर्वस रहते हो, आपको भी, क्योंकि आपका भी पहला एक्सपीरियंस होगा, और वो लोग तो डेली ये काम करते हैं, उन लोग का तो ये एक तरह का वर्क ही है, तो लोग समझते हैं कि बच्चे को एडजस्ट होने में 2-4 मिनट लगता है। वो स्टार्टिंग में पूछेंगे, ओके टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में बहुत स्मार्टली आप 5-7 लाइन अपने बारे में बताइए। सर माय नेम इज दिस एंड आई एम फ्रॉम दिस स्टेट, ठीक है, उस स्टेट में कहाँ से आप हैं बताइए। अगर कोई पॉपुलर जगह है तो आप बता सकते हो ना, जैसे मान लीजिए कोई गया से है, ठीक है, तो जहां से भी आप है उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर, अगर कुछ नेशनल लेवल का तो और भी अच्छी बात। और याद रखिए, आप बिहार और यूपी की भूमि से अगर जा रहे हैं तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली हर एक आदमी कहीं ना कहीं कुछ चीजों से, जैसे कोई लड़का कहता है सर मैं मुजफ्फरपुर से, यू नो मुजफ्फरपुर लीची के लिए बहुत फेमस है, तो बस आप बता दोगे कि आई एम प्लेस फ्रॉम वेयर लॉट ऑफ लीचीज आर सेंड टू द होल कंट्री ना। आप ऐसे जगह से जहाँ पूरे देश को लीची इवन विदेश में भी भेजा जाता है, गया से हो ना, गौतम बुद्ध के लिए गया बहुत फेमस है, नालंदा यूनिवर्सिटी आप मान लो नालंदा से हो, ठीक है, कोई मान लो यूपी में बनारस से है, कोई इलाहाबाद से है, तो सब जगह अपने अपने जगह से लोग हैं, तो आप कुछ ना कुछ जरूर आपके आसपास के क्षेत्र का स्पेशलिटी होगा, तो वो एक लाइन आप एड ऑन कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप सिर्फ अपना जो लास्ट का एकेडमिक डिटेल है वो बताइए, जैसे आपने डिप्लोमा कब किया, किस सेशन में किया, बस उससे ज्यादा। अगर बहुत अच्छे मार्क्स है तभी मार्क्स बताइए, ठीक है। हाँ, कई बार लड़के यहाँ पे स्मार्टनेस दिखाते हैं, सर आई आई गॉट 84% इन डिप्लोमा, तो वो आप समझिए अपने लिए आपने गड्ढा पैदा, क्योंकि आप अगर बताते हो सर हमको 84 है, 87 है, तो वो एज्यूम कर लेते हैं यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, तो आपका पहला क्वेश्चन ही बहुत पावरफुल होगा। तो इस तरह का होशियारी उधर नहीं करना, अपने आप को सिंपल रखना है। सर आई एम दिस स्टूडेंट, आई हैव कंप्लीटेड दिस सेमेस्टर हैविंग गुड मार्क्स फर्स्ट क्लास, मैंने इस तरह से दीजिए कि फिगर जल्दी ना आए, या फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन, ऐसे करके बोल के छोड़ दीजिए। हाँ, अगर वो फिर आपको पूछते हैं कि आपको एग्रीगेट कितना आया तब आप बताओ, नहीं पूछते हैं तो आप क्यों बोलोगे, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद आप बताओ कि जनरली आपको ये बताना चाहिए कि आप क्यों इस फील्ड में आए, इंजीनियरिंग आपको क्यों पसंद है, तो कोई भी आप बता दीजिए। इस तरह के बहुत सारे, सब लोग अपना अपना एग्जांपल सेट कर लीजिए, सर बचपन में मैं मान लीजिए आपके घर में कोई इंजीनियर है तब तो बता दीजिए सर हमारे फैमिली में ही है तो बचपन से इंस्पायर होते रहे,
या आप किसी को आइडल मानते हो लाइक एपीजे अब्दुल कलाम, तो वो भी इंजीनियर थे, तो सर एक इंस्पिरेशन हम लोगों को मिला। इस तरह से कोई भी अपना एक स्मॉल स्टोरी ना, जैसे आपके बगल में कोई इंडस्ट्री है, जैसे मैंने अपने बीपीएससी इंटरव्यू में बताया था कि सर मेरे बगल में रिफाइनरी था, तो उस समय सभी लोगों के मुंह से रिफाइनरी रिफाइनरी में सुनता था, तो मैं बहुत क्यूरियस था कि ऑयल रिफाइनरी होता क्या है। तो बाद में यही सारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढते ढूंढते सर फिर इंजीनियरिंग में मैं आ गया, तो ये इंटरेस्ट हमारा है। तो कुछ ना कुछ आप लिंक करके बोल सकते हो, तो मैं मानता हूँ यू आर स्मार्ट एनफ, आप इस चीज को देख लीजिए। लाइक और डिसलाइक जनरली कम चांसेस है पूछे जाएंगे आपको, क्योंकि वो लोग ज्यादा टाइम इस पे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा क्वेश्चन होगा, फैमिली बैकग्राउंड में जनरली पूछते हैं कि आपके घर में कौन कौन है, ठीक है, ये चेक करने के लिए कहीं आपको होम सिकनेस तो नहीं है, आप ज्वाइन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, थोड़ा बहुत रहता है। लाइक डिसलाइक्स में, लाइक्स में जो है अपना अच्छी आदतें बताइए जो एक्चुअल में आप प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपने फोटोग्राफी कभी खींची नहीं, तो डोंट से सर फोटोग्राफी खींचना मेरा हॉबी है, मेरा लाइकिंग है, ठीक है। आपने मान लीजिए कभी मूवी देखी नहीं, ऐसे बोल दोगे सर मेरा मूवी देखना शौक है, तो फिर हो सकता है कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछ दें कि बताइए कॉमेडी फिल्म का नाम बताइए। तो मतलब वैसा ही एरिया लाइक और डिसलाइक में बताए जो रियली में आप थोड़ा लाइक करते हो डिसलाइक करते हो, ताकि अगर गलती से भी उससे एक दो क्वेश्चन अगर वो पूछ दिए तो आप बता सकते हो। अगर आपने कह दिया कि सर फोटोग्राफी इज माय हॉबी और आपको फोटोग्राफी का पी भी नहीं पता, तो पहला ही इंप्रेशन आपने खराब कर लिया, कचरा बना लिया, ये अब लगता है मेरे से नहीं, तो वो आपका इंप्रेशन निगेटिव होता है। तो वहां पे निगेटिव नहीं, जो आप हैं वही अपने आप को रिप्रेजेंट करिए। हाँ 5-10% थोड़ा सा आप चीजों को अच्छा बना के बोल सकते हैं, उसको बटरिंग हम लोग बोलते हैं, बट वो 5 से 10%। जैसे मान लीजिए आपको म्यूजिक पसंद है, तब आप कहोगे कि सर मुझे म्यूजिक पसंद है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में जानता हूँ। आपने कभी म्यूजिक देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, और बोलोगे कि म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब आता है वर्किंग एक्सपीरियंस। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, अप्रेंटिस किए हुए रहते हैं। यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि बहुत लोग जो है अप्रेंटिसशिप करते रहते हैं, ठीक है। बहुत लोग ऑर्गेनाइजेशन जैसे सेल, ठीक है, इस सब ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं जहां से वो चाहते हैं, मान लीजिए एनटीपीसी, ठीक है, या कोई प्राइवेट जॉब्स मान लीजिए वो कर चुके हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। और आपसे वो हो सकता है पूछ भी दें या नहीं पूछे, तो आप ध्यान रखना कि इन सारी चीजों को आप ज्यादा मेंशन ना करो, अनलेस एंड अनटिल जब तक कि आपको उस क्षेत्र का बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम इसमें बेस्ट हैं, हमसे जो पूछेगा बता देंगे, तब आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप नहीं है, आपको लगता है कि मैं उतना नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, तो आप इस चीज को आप हटा सकते हैं, डोंट मेंशन। मैं तो यही कहूंगा कि इसको आप जो है मेंशन ही मत करो, ठीक है, क्योंकि जो आप मेंशन करोगे फिर उसमें वो घुस जाए। जैसे लेट सपोज आपने कहा सर मैं आईयूसीएल से मैंने अप्रेंटिस किया, तो हो सकता है आपसे पूछ देगा बताइए आईयूसीएल में कितने पंप्स है, सबका लेआउट बनाइए। कोई कपलिंग है, पूछ देगा कि इसका क्रॉस सेक्शनल डिजाइन बनाइए, तो आप बेवजह फंस गए, आप ना बताते ना वो क्वेश्चन उधर आता, ठीक है। तो बेवजह अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारते, ठीक है। तो अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करिए, यू आर वेरी सिंपल, आप डेडिकेटेड हो, तैयारी कर रहे हो। अच्छा, अच्छी चीजों की तैयारी करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसमें बिल्कुल नहीं घबराना सर हम 18 पास आउट है, 16 पास आउट है, 17 कहीं सर मैं तैयारी कर रहा था, मेरे रिजल्ट्स हो रहे थे, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। अभी रिसेंटली कोरोना हो गया तो और भी सर थोड़ी सी वैकेंसी आनी कम हो गई, ठीक है। बीटेक के बारे में भी आप अगर आप लेट सपोज कोई बीटेक एली कर रहा है, तो डोंट टेल देम कि सर मैं बीटेक कर रहा हूं, तो आपसे फिर एक्सपेक्टेशन उनका हाई हो जाएगा, ठीक है। वो आपसे हायर लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे, उसको मत बताइए। डेफिनेटली आप बीटेक कर रहे होंगे तो आपका नॉलेज डिप्लोमा से थोड़ा बेहतर होगा, तो उसको आप जवाब देने में यूज करो, ना कि वहां इंप्रेशन ये नहीं सोचे कि हम बीटेक कर रहे हैं तो बड़ा खुश हो जाएंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, वो कहीं ना कहीं निगेटिव हो जाता है। सम केसेस में भी पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन मैंने अधिकतर दिखा है कि वो एक तरह से अपने आप के लिए मुसीबत कर, तो आप सिंपल अपने आप को रखो, ठीक है। डिसलाइक्स में जनरली वो पॉइंट्स बताइए जो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता है ना, जो है एक तरह से कि जो मोटिवेटिंग फैक्टर है। अब जैसे मेरे से एक बार पूछा गया था, या मैं आपकी जगह रहूंगा तो क्या बताऊंगा, चलिए मैं एक एग्जांपल पर, जैसे उन्होंने पूछा कि बताइए आपको किस चीज से डर लगता है, ठीक है। तो मैंने उसे कहा कि सर या आपकी क्या कमजोरी है, तो मैंने कहा सर मैं थोड़ा बहुत इमोशनल, मेरे लोग कुछ मेरे से फायदा उठाते हैं। ये एक अच्छा पॉइंट, सर मुझे इस पे थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। मेरा सर थोड़ा इमोशनल क्वेश्चन ईक्यू,
थोड़ा सा वीक है, मुझे इस पे वर्क करने की जरूरत है, मैं थोड़ा प्रोफेशनल नहीं हो पाता हूँ, ठीक है। ज्यादा मैं मदद करने के ज्यादा हेल्पफुल हूं मैं, लोग मेरा मिसयूज करते हैं। ये ऐसा निगेटिव है जिसको कोई काट नहीं। फियर ऑफ फेलियर, सर मुझे फेलियर होने से डर लगता है, ठीक है, इसलिए मैं काफी मेहनत करता हूँ, ठीक है। हालांकि कहिए कि सर मैंने बहुत फेलियर को महसूस किया है और वो मुझे मोटिवेट भी करता है, लेकिन हमेशा एक फेलियर होने का डर तो मन में रहता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक पॉजिटिव ड्राइविंग फोर्स हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के पॉइंट्स को आप बोलते हैं लाइक डिसलाइक्स में, तो आपको फायदा, ठीक है। तो ये कुछ नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस है, मैं फिर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दैट इज ऑप्शनल। ऑप्शनल इन द सेंस, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर पैनल, डिपेंडिंग अपॉन एचआर पर्सन है या नहीं है। अगर ये होता है तो हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स, आप जान लो, ये 5 मिनट से ज्यादा टाइम आपको नहीं, ठीक है। 5 मिनट में उनको जो समझना होगा, जानना होगा, वो जज कर लेंगे कि आप ऑनेस्ट हो कि झूठ बोलते हो, वो आपके बॉडी लैंग्वेज से जज कर लेंगे। तो ऑनेस्ट रहना है, झूठ नहीं बोलना है। आप ये नहीं समझते हैं ना कि आप सोचोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बहुत स्मार्ट हूँ। वो लोग इतने अनुभवी लोग होते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें फील हो जाता है, ये सेंस कर देते हैं कि लड़का झूठ बोल रहा है। हो सकता है आप ईमानदार हो, लेकिन आप कई बार फंस जाते हो, तो थोड़ा सा इन चीजों से बचना चाहिए। तो ध्यान रखना है, 5 से 10% आप रियल लाइफ से थोड़ा सा डेविएट करके बता सकते हो, थोड़ा बहुत आप प्लस माइनस कर सकते हो, लेकिन बहुत सीधे कंप्लीट झूठ नहीं बोल सकते हो, ये हमेशा ध्यान। ये ऑप्शनल नॉन टेक्निकल पार्ट हो गया, ठीक है। अब हमारे लिए है, ये हमारा हो गया। अब हमारे पास मेन है, जो वो तुरंत आ जाते हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट पे, कि बताइए आपका फेवरेट सब्जेक्ट